Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another video lecture on the topic of growth and development in plants. हमने चैप्टर स्टार्ट करना है चैप्टर 19 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। और सबसे पहले जो उसमें पार्ट हमने डिस्कशन करनी है वो प्लांट्स के हवाले से है। देन इसमें एनिमल का पोर्शन जो है वो डिस्कस किया जाएगा। सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स, पहले तो हमने ये यहाँ पर डिस्कशन करनी है कि प्लांट के अंदर ग्रोथ जो है वो कहाँ पर हो सकती है, कौन से फैक्टर्स की वजह से होती है, कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं इस ग्रोथ के अंदर, किस किस्म की स्टेजेस होती हैं ग्रोथ की, और कैसे कोरिलेशन होती हैं या ग्रोथ किस तरह से पॉसिबल हो सकती है। सो ऑल ऑफ दिस पॉइंट हैव बीन कवर्ड इन दिस लेक्चर। सो लेट स्टार्ट आवर लेक्चर। सबसे पहले तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ग्रोथ और डेवलपमेंट का मतलब क्या है, यानी ग्रोथ क्या होती है और डेवलपमेंट क्या होती है। देखिए, ग्रोथ का मतलब होता है सीरीज़ ऑफ, या आप यूँ कह सकते हैं कि ग्रोथ को अगर आप डिफ़ाइन करें तो हम ये कहते हैं सीरीज़ ऑफ चेंजेस दैट टेक प्लेस इन एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी आप क्या कहते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म जो था ये ज़ायगोट से हम कहते हैं कि इंडिविजुअल की स्टेज में कन्वर्ट हुआ है, और इस दौरान जितने भी उसके अंदर जो है ना एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के साथ साथ जो चेंजेस आए हैं, तो हम कहते हैं कि ग्रोथ एक परमानेंट और इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज़ होता है। कि ये एक परमानेंट और इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज़ है कि ज़ायगोट से ऑर्गेनिज्म बन गया, इस दौरान उसके अंदर परमानेंट चेंजेस आए हैं और इरिवर्सिबल चेंजेस आए, इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज़ हुआ, यानी इंडिविजुअल दोबारा कभी ज़ायगोट नहीं बन सकता। कहने का मकसद ये है, ठीक है। सो इसको हम कहते हैं ग्रोथ। और डेवलपमेंट क्या चीज़ होती है, यानी जितनी भी इस दौरान डेवलपमेंटल स्टेजेस गुजरी हैं, हर एक स्टेज जहाँ पर उसके नंबर ऑफ सेल्स इस्टेब्लिश हुए हैं, उनकी डिफ्रेंसिएशन हुई है, कोई ख़ास ऑर्गन उन्होंने बनाया, या ऑर्गन स्पेशलाइजेशन की तरफ चला गया, या वर्किंग हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ग्रोथ। तो आप अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में फ़र्क करना चाहें कि ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होती है, तो ग्रोथ का मतलब है कि जब एक ऑर्गेनिज्म या उसको कोई ऑर्गन जो है वो परमानेंटली मैच्योर हो जाता है, इरिवर्सिबल साइज़ में इंक्रीज़ कर लेता है और हमेशा वो ऐसे ही वर्किंग करेगा, तो उसको हम ग्रोथ का नाम देते हैं, ठीक है। और ग्रोथ हमेशा नेगेटिव होती है, यानी सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ होगी, ऑर्गेनिज्म मैच्योर हो जाएगा और अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देता है। यानी ग्रोथ का मतलब है कि फ़िज़िकल चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गन और ऑर्गेनिज्म, तो इसको आप नाम क्या देते हैं, ग्रोथ का। डेवलपमेंट क्या चीज़ होती है, प्रोग्रेसिव चेंजेस जो होते हैं ना, जो ऑर्गेनिज्म की लाइफ के दौरान उसके अंदर आते हैं, उसको हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी कहते हैं और ओवरऑल डेवलपमेंट भी कहते हैं। यानी डेवलपमेंट के अंदर आप स्ट्रक्चर के अंदर जो हम कहते हैं कि मॉडिफिकेशन भी डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन उसकी फंक्शनल स्पेसिफिसिटी को भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। यानी ग्रोथ जो होती है क्वांटिटेटिव है कि एक ऑर्गेनिज्म की हाइट बढ़ना शुरू हो गई है, ठीक है। पहले हम कहते हैं कि 1 फीट था, अब वो 6 फीट हो गया है, तो ये क्या चीज़ है, ग्रोथ। डेवलपमेंट क्या चीज़ है कि उस हाइट के साथ साथ उसमें और कौन सी स्पेशलाइजेशन आई है, स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल स्पेशलाइजेशन आई है, तो उसको हम नाम देते हैं डेवलपमेंट का। आप यूँ कंसिडर कर सकते हैं कि डेवलपमेंट का मतलब है लाइक आपकी ये बायो की पूरी बुक, ठीक है। और ग्रोथ का मतलब ये है कि कोई भी एक चैप्टर, यानी डेवलपमेंट पूरी ज़िंदगी चलती रहती है, ज़ायगोट से लेकर इंडिविजुअल और इंडिविजुअल से टिल डेथ तक डेवलपमेंट चलती है, लेकिन ग्रोथ एक ख़ास टाइम पीरियड तक चलती है, ठीक है। यानी बच्चा जब बड़ा हो जाता है, एडोसेंस तक पहुंच जाता है, तो ये उसकी पॉजिटिव ग्रोथ है। अब उसने इसी सिचुएशन में कांस्टेंट रहना है, कुछ साल 20 साल 40 साल गुजारने हैं, 40 साल के बाद अगेन आहिस्ता आहिस्ता उसके ऑर्गन डेट्रियोरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो जो है ना, इस चीज़ को हम नाम कह देते हैं कि ग्रोथ अब ऑर्गेनिज्म की ख़त्म हो चुकी है और वो एक्सटेंशन की तरफ जा रहा है। सो दैट वाज अबाउट द मेन डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपने ये माइंड में रखना है कि फ़िज़िकल चेंजेस जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होते हैं, जिससे वो जो है ना साइज़ में इंक्रीज़ करता है, और इसके अलावा हम कहते हैं कि नंबर ऑफ़ सेल बढ़ जाते हैं, बॉडी ग्रो कर रही होती है, उसी को हम ग्रोथ कह रहे होते हैं। और डेवलपमेंट क्या चीज़ होती है कि उस दौरान जितने भी उनके अंदर स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज़ के साथ साथ हम कहते हैं कि स्ट्रक्चरल उनमें जो मॉडिफिकेशंस हुई हैं और फंक्शनल स्पेशलिटीज़ आई हैं, वही चीज़ जो है वो डेवलपमेंट कहलाती है। सो डायरेक्टली हम आ जाते हैं कि अब प्लांट्स में ग्रोथ और डेवलपमेंट से क्या मतलब है। ग्रोथ और डेवलपमेंट, अगर हम इन कहते हैं कि इन प्लांट्स जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है, वो सबसे पहले चीज़ है सेल ने डिवीजन करनी है, फिर सेल डिवीजन के बाद वो इलोंगेशन करेगा, डिफ्रेंसिएशन करेगा, ख़ास किस्म के टिश्यूज़ बनाएगा, वो मिलकर ऑर्गन्स बनाएंगे। तो ग्रोथ में हम कहते हैं कि इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज़ होता है, जबकि डेवलपमेंट क्या है कि प्रोग्राम्ड सीरीज ऑफ स्टेजेस होती है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वन। जैसे जैसे डेवलपमेंट प्रोसीड करती है, तो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेलुलर डिफरेंशिएशन है, स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शन की, वो भी होना शुरू हो जाती है। अब प्लांट्स के केस में जो ग्रोथ होती है ना, वो ओपन होती है, ओपन ग्रोथ हम कहते हैं। यानी प्लांट थ्रू आउट लाइफ जो है वो
ब्रांचेस भी ग्रो करता है, लीव्स और रूट्स भी निकलना शुरू हो जाती हैं, रूट और शूट की जो टिप है वो भी वहाँ पे ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, यानी ग्रोथ पूरी ज़िंदगी होती रहेगी। लेकिन जो रेट ऑफ ग्रोथ होता है ना, ये यूनिफॉर्म नहीं होता, ठीक है। जब वो बिगिनिंग स्टेज पर है, जब वो सीड था, सीड से सीडलिंग बना, वहाँ से एक हर्ब बनी, शर्ब बनी, फिर ट्री बना, तो एट द बिगिनिंग जो ग्रोथ होती है ना वो बहुत स्लो होती है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ होती है। फिर जब वो श्रब से आगे जो है ना ट्री बनता है, तब ग्रोथ क्या होती है और ज़्यादा फास्ट होना शुरू हो जाती है। मैक्सिमम अटेन क्या चीज़ होती है, मैक्सिमम पॉइंट है ग्रोथ का कि जब वो ट्री बन गया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ स्लो हो जाती है। तो वेस्कुलर प्लांट की अगर आप बात करते हैं, यानी जिनमें जाइलम फिलोएम है, तो ग्रोथ वहाँ जो है ये एपिकल आप कहते हैं मेरिस्टेम की एक्टिविटीज़ की वजह से होती है। अब मेरिस्टेम का मतलब है कि ऐसे यंग टिश्यूज़ जो सेल में लोकलाइज जगह पर मौजूद होते हैं, जिनके पास पोटेंशियल है कि डिवाइड और रीडिवाइड कर सकते हैं। सो लोअर प्लांट्स के अंदर हम कहते हैं, यानी जैसे सीडलिंग आप बात कर लेते हैं, या हम बात करते हैं कि जो सिंपल प्लांट्स होते हैं, ग्रासेस वगैरह, लोअर प्लांट्स के अंदर जो एंटायर प्लांट बॉडी है ना वो ग्रो कर सकती है। लेकिन हायर प्लांट्स में, यानी ट्रीज़ के अंदर, जो प्लांट है वो लोकलाइज्ड ग्रोथ शो करता है, यानी ग्रोथ कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पर होती है, जिनको हम ग्रोइंग पॉइंट्स कहते हैं। और इन ग्रोइंग पॉइंट्स के अंदर लार्ज क्वांटिटी में मेरिस्टेम्स मौजूद होती हैं, वो डिवाइड और रीडिवाइड करते रहते हैं, और वो प्लांट ग्रो करता रहता है। ज़्यादातर ये स्टेम और रूट के अंदर होता है। कॉमन सी एग्जांपल मैं आपको दूँ, अगर आपका दरख्त जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, बहुत घना हो जाता है, और आप कहते हैं कि मैंने इसको जो है थोड़ा सा यानी कि उसकी ग्रोथ, हम फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये जो एक ट्री था, इस तरह से जो है इसने ग्रोथ जो है ना वो अपनी शो की है, ठीक है। अब ये जब इस स्टेज पर पहुंचता है तो इसके ऊपर कैनोपी बहुत ज़्यादा आ जाती है, यानी ये बहुत ही घना बन जाता है, लेकिन इसकी साइज़ छोटा सा रह जाता है। अब आप क्या कहते हैं कि आप जो है इस ट्री का जो भी एक कैनोपी सिस्टम था, उनमें से कुछ ब्रांचेस को जो है ना आप थोड़ा सा हल्का कर देते हैं, यानी आप कुछ ब्रांचेस को क्या करते हैं कि वहाँ से उनकी छोटी छोटी जो शाखें हैं, ठीक है, वो काटना शुरू कर देते हैं। अब इसके रिज़ल्ट में क्या होगा कि जब आप ये चीज़ें काट देते हैं ना, तो उसको ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा ऊपर की तरफ, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि यही प्लांट जो है वो ग्रो करेगा, और हम कहते हैं कि ये जो प्लांट था यहाँ से जो है वो कहाँ पर पहुँच जाएगा, यहाँ वाली सिचुएशन में, या यहाँ तक उसकी ग्रोथ जा सकती है। यानी सिंपल से एग्जांपल ऐसे भी है कि अगर आप नॉर्मली जब एक दरख्त को काटते रहते हैं, या उसको हम कहते हैं कि हल्का फुल्का करते हैं, उसकी कैनोपी वगैरह काट देते हैं, तो फिर भी वो अपनी नई ब्रांचेस निकाल लेता है, फिर भी वो ट्रंक निकाल लेता है, फिर भी वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता रहता है। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं कि ग्रोथ लोकलाइज्ड हो जाती है। और ज़्यादातर कहाँ पे होती है, रूट और शूट की जो है ना टिप के ऊपर ये चीज़ें जो हैं ग्रोथ करवा रही होती हैं, ठीक है। सो ये एक ओवरव्यू ने दिया है कि प्लांट में ग्रोथ कहाँ पे होती है। अब हमने डिटेल देखनी है कि मेरिस्टेम होते क्या हैं। मेरिस्टेम, हम इस चीज़ को अच्छी तरह से जानते हैं, अभी हमने बात की है कि मेरिस्टेम का मतलब ये है कि एक ख़ास टिश्यू जिसके पास ये एबिलिटी है कि उसके सेल डिवाइड और रीडिवाइड करते हैं और ग्रोथ करवाते हैं प्लांट की, ठीक है। अब जो एपिकल मेरिस्टेम होता है, ये ज़्यादातर टिप पर मौजूद है, रूट की और शूट की, और ये प्लांट की एक्सटेंशन करते हैं। यानी ज़ाहिर सी बात है ना, अगर रूट की टिप बढ़ना शुरू हो जाएगी तो रूट्स लंबी होना शुरू हो जाएंगे, लेंथ बढ़ जाएगी, और शूट की भी लेंथ बढ़ जाएगी, तो एक्सटेंड हो जाएगा प्लांट, यानी उसकी हाइट बढ़ जाएगी। सो ये परपेचुअल ग्रोथ जोन्स होते हैं, यानी हमेशा ग्रोथ यहीं से स्टार्ट होती है। परपेचुअल का मतलब होता है हमेशा रहने वाला, लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है। सो इसको हम नाम देते हैं कि ग्रोथ हमेशा यहीं पर होगी, कि एपिक्स ऑफ रूट और स्टेम के ऊपर, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, कि एपिकल मेरिस्टेम जो है ये इंक्रीज़ करता है नंबर ऑफ़ सेल्स में, और कहाँ पर, रूट में, स्टेम में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्राइमरी ग्रोथ में। यानी एपिकल मेरिस्टेम हम फॉर एग्जांपल कहते हैं कि ये हमारे पास मेन प्लांट था, और ये इसकी जो है वो रूट्स हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि बेसिकली जो स्टेम है ना, उसकी टिप भी जो है ना वो एपिकल मेरिस्टेम मौजूद है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब अगर ये ग्रो करेगा तो ये इस तरह से नीचे जो है वो ब्रांचेस फैलती जाएंगी, यहाँ से इस तरह से फैलती जाएंगी ब्रांचेस, तो रूट सिस्टम बहुत ज़्यादा वाइड हो जाएगा। यहाँ से जो हम कहते हैं कि न्यू टिश्यूज़ इस तरह से ओरिजिनेट होना शुरू हो जाएंगे, इसकी लेंथ बढ़ना शुरू हो जाएगी इस तरह से। तो स्टेम भी क्या होगा कि उसकी भी लेंथ बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ओवरऑल आप देखेंगे पहले हाइट कितनी थी यहाँ तक, और अब हाइट कितनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आप खुद देखें कि ये स्मॉल हाइटेड था, अब क्या है कि हाइट बढ़ गई है। तो इसी को हम नाम दे रहे हैं कि एपिकल मेरिस्टेम से क्या होता है कि प्लांट जो है ना बेसिकली इसकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, इसकी लेंथ बढ़ना शुरू हो जाती है। फिर दूसरी चीज़ हम नाम देते हैं कि जो इंटर कैलरी
मेरिस्टेम होता है। इंटर कैलरी का क्या मतलब होता है? इंटर कैलरी का मतलब ये है कि जो दो पॉइंट्स के दरमियान में मौजूद हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं कि अगर ये हमारे पास एक मेन स्टेम है और ये इसकी एक ब्रांच है, ठीक है। अब इंटर कैलरी आपने समझना है कि इंटर कैलरी का क्या मतलब है। इंटर कैलरी का मतलब है कि ये जो आपको जगह नज़र आ रही है ना, ठीक है, यहाँ पर जो मेरिस्टेम मौजूद होगा। अब ये जो मेरिस्टेम मौजूद है, जब हम कहते हैं कि ये ब्रांच इस तरह से हुई है, तो ये जो पॉइंट है ना, ये यहाँ, ठीक है, जिस तरह से ये राइट की तरफ टर्न कर रही है, तो इस पॉइंट पर जो है ना, अब जो स्टेम होगा उसको हम नाम क्या देंगे कि ये इंटर कैलरी मेरिस्टेम है। क्यों? क्योंकि ये पहले किसका पार्ट था? एपिकल मेरिस्टेम का। अब ये कट ऑफ होकर परमानेंट टिश्यू के तौर पे जो है अपनी डायमेंशन चेंज करके ऐसे ग्रोथ करना शुरू कर रहा है, तो इसको हम नाम देते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम। और ये होता कहाँ पर है? ये नोड या इंटर नोड वाली जगह पे होगा। और ये कौन सी जगह है? इसी को हम इंटर नोड कह रहे हैं। ये वाला पॉइंट होता है, यानी जहाँ पे ब्रांच निकलना शुरू होती है ना, हर ट्री की जहाँ से ब्रांच निकलना शुरू हो जाएगी लेफ्ट और राइट, तो वो जो ब्रांच वाली जो पॉइंट है ना, अटैचमेंट, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को हम नाम देते हैं कि इंटर कैलरी मेरिस्टेम है। क्योंकि यहाँ से वो परमानेंटली सेपरेट होकर और फिर इस तरह से लेफ्ट या फिर इस तरह से राइट वो डिवीजन शुरू कर देगा। तो इसको आप नाम क्या देते हैं? एपिकल सॉरी इंटर कैलरी मेरिस्टेम। ये भी इंटर कैलरी मेरिस्टेम का रिजल्ट है, लेकिन ये क्या चीज़ है? ये एपिकल मेरिस्टेम है, ठीक है। तो हम यही बात यहाँ पे कर रहे हैं कि अगर आप मेरिस्टेम की बात करते हैं, सो दीज आर द पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम, लेकिन ये यहाँ से सेपरेट हो जाते हैं। द परमानेंट टिश्यू ये कहाँ पे होते हैं? इंटरनोड के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फ्लावर और लीव्स के अंदर, ठीक है। ये टेम्परेरी नेचर के होते हैं। अभी हमने बात की कि ब्रांच के ऊपर ही फ्लावर लगता है और ब्रांच के ऊपर ही लीव लगता है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि ब्रांचेस शॉर्ट लिव्ड होती हैं, वो पूरी ज़िंदगी तो नहीं रहती। समटाइम्स क्या होता है कि प्लांट खुद उसको शेड ऑफ कर देता है या आप उसको डिडक्ट यानी काट लेते हैं वहाँ से, ताकि प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो और उसकी लेंथ बढ़े। तो लेटरल मेरिस्टेम जो होती हैं, इनको हम कहते हैं दीज आर द सिलेंडर्स ऑफ डिवाइडिंग सेल। ये कहाँ पे होते हैं? ज़्यादा डाइकॉट्स और जिम्नोस्पर्म्स के अंदर होती हैं। और डाइकॉट्स और जिम्नोस्पर्म यानी वुडी ट्रीज़ की हम बात करें कि उनमें जो स्टेम होंगे वो लेटरल मेरिस्टेम होगा। जैसे नाम से जाहिर है कि आप जो है कहते हैं कि यहाँ पर ये मौजूद है, तो लेटरल मेरिस्टेम कहाँ पर होगा कि वस्कुलर और जो कॉर कैम्बियम है, ये इसके एग्जाम्पल है। अब वस्कुलर कैम्बियम से क्या चीज़ बनेगी? जाइलम एंड फिलोएम, यानी इससे क्या होगी कि वर्थ बढ़ना शुरू हो जाएगी प्लांट के जाइलम फिलोएम से। कॉर कैम्बियम से क्या बनेगा? बाहर से बाहर करना शुरू हो जाएगी। तो ओवरऑल आप खुद देखें कि पहले विड्थ ये थी, अब विड्थ क्या हो चुकी है? इतनी, ठीक है। सो विड्थ के अंदर कितना ज़्यादा डबल हो गई है, इंक्रीज़ आ गए। इसी चीज़ को हम कह रहे हैं कि लेटरल मेरिस्टेम जो होता है, इसमें कॉर कैम्बियम और जो वेस्कुलर कैम्बियम होता है, ये स्टेम के डायमीटर को बढ़ा देती हैं, ठीक है। और ये डिटर्मिन करती हैं कुछ पॉइंट्स को, लाइक ग्रोथ जो होती है सर्टन साइज़ में होती है और फिर स्टॉप कर जाती है। लीव है, फ्लावर है, फ्रूट है। या फिर हम कहते हैं कि ग्रोथ जो होती है ना, इनडिटर्मिनेट होती है, यानी ये ग्रो करते हैं, मेरिस्टेम कॉन्टीन्यूसली ग्रो करते रहते हैं, लेकिन ये उसको जो है ना, सम टाइम्स अब हम कहते हैं कि ग्रोथ लिमिटेड होती है, यानी लीव्स और फ्लावर्स और फ्रूट निकल गया, फिर उसके बाद ये फर्दर ग्रोथ नहीं करेंगे। लेकिन सम टाइम्स क्या होता है कि ग्रोथ जो है ना, ये और ज़्यादा वाइड होती रहती है, पूरी ज़िंदगी चलती रहती है। जैसे ये वेजिटेटिव रूट और शूट है, यानी आप दरख्त का लकड़ी का कुछ ऐसा काट भी दें तो वो दोबारा से बना लेगा। तो उसकी ज़िम्मेदारी किसकी होती है? ये लेटरल मेरिस्टेम की होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि अगर आप आ जाती हैं टाइप्स ऑफ ग्रोथ के ऊपर कि कितनी किस्म की ग्रोथ होती है, तो दो ग्रोथ हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ। हम ये कहते हैं कि वो ग्रोथ जो एपिकल मेरिस्टेम की वजह से होती है, उसको आप प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं, जिसमें सिर्फ हम कहते हैं कि रूट टिप और शूट टिप जो है वो ग्रो करती है, प्लांट की लेंथ बढ़ती है, ठीक है। वो सीड से सीडलिंग, फिर हर्ब और फिर शर्ब और फिर ट्री बनता है। वो क्या चीज़ होती है? हर्ब और शर्ब की स्टेज तक वो प्राइमरी ग्रोथ है। फिर सेकेंडरी ग्रोथ आती है जो इंटर कैलरी मेरिस्टेम की वजह से होती है, जिससे ब्रांचेस बनना शुरू हो जाते हैं, लीव्स और फ्लावर्स बनना शुरू हो जाते हैं। और वस्कुलर कैम्बियम की वजह से आती है, जिससे क्या होता है कि स्टेम के अंदर जाइलम फिलोएम बनते हैं, तो उसकी थिकनेस बढ़ना शुरू हो जाती है। सो इस चीज़ को हम नाम क्या देते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ। और सेकेंडरी ग्रोथ की सबसे ख़ास बात कि आपको कैसे पता चलेगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है? लेकिन सीड से सीडलिंग और सीडलिंग से हर्ब और श्रब जब बनेगी, तो ये क्या चीज़ है? प्राइमरी ग्रोथ। तो साफ आपको नज़र आएगा कि उसकी लेंथ बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद क्या होगा कि श्रब से जो आगे ट्री बनेगा, बाहर की तरफ बार्क बनना शुरू हो जाएगी, ट्रंक वाइड हो जाएगा अंदर से, क्योंकि उसमें जाइलम फिलोएम बन रहा है। तो वो क्या चीज़ शो करेगी? वो चीज़ शो करेगी कि सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है उसमें, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि फेजेस ऑफ ग्रोथ, यानी ग्रोथ को हमने ओवरऑल तो कह दे कि प्राइमरी किस तरह से हो रही है, सेकेंडरी। अब हमने यही देखना है कि कितने पार्ट में डिवाइड की जा सकती है। तो पहली चीज़ तो जाहिर सी बात है कि सेल डिवीजन करेगा, फिर सेल इलोंगेट करेगा, इलोंगेशन के बाद वो मेच्योर हो जाएगा, और मेच्योर होने के बाद वो ख़ास फंक्शन करेगा
जाएगा, जिसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। सेल डिवीजन में क्या होता है कि प्लांट अपने नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज़ करता है माइटोसिस की वजह से, यानी नंबर ऑफ माइटोसिस होती रहेगी और प्लांट में बहुत सारे जो है ना सेल हो जाएंगे रूट की टिप पर और इसके रूट शूट की टिप पर। जहाँ पर सेल स्मॉल थे अब स्फेरिकल न्यूक्लियाई मौजूद होती है इन द साइटोप्लाज्म और ये नॉन वैक्यूलेटेड होते हैं। एज अ रिजल्ट सेल डिवीजन में क्या होगा कि हर डॉटर सेल जो है वो एनलार्जमेंट की तरफ जाएगा, न्यू जो है साइटोप्लाज्म होगा और न्यू मटेरियल जो है वो यहाँ पर होगा। हम ये कह रहे हैं कि सेल ने पहला काम क्या करना है, डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जांपल कि ये एक टारगेट सेल था, जाहिर सी बात है कि इसने आगे जब माइटोसिस करनी है तो ये दो सेल्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर जाएगा, ठीक है। तो जब यहाँ से ये वाली कंडीशन आएगी सो इनका जो है न्यूक्लियस भी बनेगा, इनके ऑर्गेनेलीज वगैरह भी बनेंगे, फिर हर एक सेल आगे दो में डिवाइड करता चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से डिवीजन होगी। फिर ये इस तरह से जो है डिवाइड करेगा, ये इस तरह से डिवाइड करेगा, यहाँ पर भी ये सिचुएशन है, यहाँ पर भी। तो नंबर ऑफ़ सेल क्या है कि यहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन को हम कह रहे हैं कि चाहे ये रूट पर हो चाहे ये शूट पर हो, फिर भी सेल डिवीजन होना जो है ये जारी रहती है। अब इसके अलावा हम कहते हैं कि अ लिटिल डिस्टेंस, यानी रूट टिप से थोड़ा सा नीचे की तरफ, यानी अगर लेट से कि हम कहते हैं ये टिप है तो हम इस रीजन की बात कर रहे हैं कि टिप से थोड़ा सा नीचे की तरफ जो एक रीजन होता है वहाँ पे इलोंगेशन हो रही होती है। कैसे इलोंगेशन हो रही होती है, देखें अगर हमने कहा है ना कि ये टिप है और यहाँ पे सेल डिवीजन हो रही है, तो सेल डिवीजन की वजह से नए बनने वाले सेल टिप की तरफ आ जाते हैं, लेकिन छोटे जो पहले बने थे ना, लेट्स से कि 2 साइकिल हो गए हैं डिवीजन के, तो पहले साइकिल वाले जो सेल हैं वो यहाँ पे रह जाएंगे क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा इलोंगेशन की तरफ आ रहे हैं, और ये जो न्यूली फॉर्मड सेल है ना वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस रीजन को हम नाम क्या दे रहे हैं, जोन ऑफ इलोंगेशन, क्योंकि वहाँ पे जो सेल हैं अब वो इलोंगेट होना शुरू हो जाते हैं। तो इलोंगेशन के दौरान सेल का जो वॉल्यूम है वो अप टू 150 फोल्ड और ज़्यादा वाटर अपटेक करता है। अब 150% अगर वो उसने पानी बढ़ा लिया है तो उसकी सेल वॉल और ज़्यादा प्लास्टिसिटी और इलास्टिसिटी शो करती है, उस पर प्रेशर कम हो जाता है, उसमें साइटोप्लाज्म के अंदर न्यू मटेरियल बनना शुरू हो जाता है और प्रोसेस इस तरह इलोंगेशन की तरफ आता है, यानी उसकी लेंथ भी बढ़ना शुरू हो जाती है। और आहिस्ता आहिस्ता ये यहाँ से आप देख सकते हैं ये क्या चीज़ है, इसको हमें अभी नाम क्या दिया था, सेल डिवीजन का। और ये क्या चीज़ है, जोन ऑफ इलोंगेशन। अभी मैंने आपको बताया कि न्यू सेल यहाँ पर होंगे लेकिन थोड़े मैच्योर सेल यहाँ पे होंगे। फिर उससे पीछे तो जोन ऑफ आपको जो है मैचुरेशन नज़र आ रहा है, यानी यहाँ पे सेल मैच्योर हो जाएगा। मैच्योर का क्या मतलब होता है, मैच्योर का मतलब ये है कि सेल अब परमानेंटली उसके पास सारे इक्विपमेंट पूरे हो गए हैं। जैसे ही हम कहते हैं कि ख़ास साइज़ तक वो पहुँच जाएगा, उसमें पिथ भी डेवलप हो चुकी है, कॉर्टेक्स और सारे हम कहते हैं कि पिथ डेवलप हो चुके हैं, लेकिन कॉर्टेक्स और कुछ टिश्यूज़ जो हैं वो डू नॉट इलोंगेट फर्दर टू एक्स, यानी वो कुछ रीजन में ऐसा होता है कि कॉर्टेक्स नहीं बढ़ती, उनमें फाइबर्स और ट्रैकियर्स आते हैं जो लेंथ वाइज इलोंगेट कर चुके होते हैं, बड़े हो चुके होते हैं। उसके बाद क्या होगा, यानी मैचुरेशन में है कि उनकी ग्रोथ और या जो भी हम कहते हैं कि ऑर्गेनेलीज़ की फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो चुकी होती है। अब 100% वो मैच्योर हो चुके हैं। उसके बाद वो एक ख़ास फंक्शन करना शुरू कर देंगे जिसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं, ठीक है। इस फेज़ के दौरान सेल और ज़्यादा थिक हो जाता है और डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, लाइक या तो वो पिथ का पार्ट बन जाएगा या वो जाइलम वेसल का पार्ट बन जाएगा या किसी भी किस्म की वो स्पैटियल ओरिएंटेशन यानी 3D ओरिएंटेशन में, स्पैटियल का मतलब होता है 3D ओरिएंटेशन में आके प्लांट का जो स्ट्रक्चर है वो अपनी डेवलपमेंट को जो है वो कंप्लीट करता है। यानी हम ये कह रहे हैं कि पहले यहाँ पे सेल डिवीजन के अंदर क्या होगा कि सेल न्यूली फॉर्मेड सेल बनेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है कि वही जो सेल बने थे जो पहले साइकिल में बने थे अब वो यहाँ पर इलोंगेट हो रहे हैं, यानी आप यूँ समझ लें कि लंबे हो रहे हैं और ऑर्गेनेलीज बना रहे हैं, फूड वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं, पानी अपने अंदर जमा कर रहे हैं। फिर उसके बाद एक ख़ास हद तक उनकी लेंथ जो है और ऑर्गेनेली और उनकी पोजीशन वगैरह मेंटेन हो जाती है। और फिर उसके बाद फाइनली जब वो स्पेशलाइजेशन में आ जाते हैं, ख़ास फंक्शन कर लेते हैं, तो वो अपने रीजन लोकलाइज्ड कर लेते हैं कि या तो वो हम कहते हैं कि रूट हेयर का पार्ट बन जाएगा या एपिडर्मिस का पार्ट बन जाएगा या कॉर्टेक्स का या जाइलम फिलोएम का पार्ट बन जाएगा या पेरिसाइकिल या एंडोडर्मिस का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम डिफ्रेंसिएशन कहते हैं, यानी वो अपने ख़ास फंक्शन को अटेन कर लेगा। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि ये जो कंडीशंस है ना ग्रोथ की, ये ऐसे नहीं होती बल्कि इसके साथ बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं। तो एक्सटर्नल और इंटरनल सारे ही फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। देखिए प्लांट ग्रो कहाँ पे कर रहा है, सॉइल के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर। तो जाहिर सी बात है कि इन्वायरमेंट में जो भी एक्सटर्नल या इंटरनल हम कहते हैं कि
इन्वायरमेंट चेंज होगी तो वो चीज़ें, वो फैक्टर्स जो हैं वो प्लांट को डेफिनेटली अफेक्ट करते हैं। सो अगर आप टेम्परेचर की बात करते हैं तो नॉर्मली टेम्परेचर तो 0 से 35 तक वेरी करता ही है, लेकिन हमने यहाँ पे देखना है कि कौन सा मैक्सिमम, कौन सा मिनिमम और कौन सा आइडियल। तो मैक्सिमम ग्रोथ ऑप्टिमम टेम्परेचर पर होती है, यानी बेस्ट जो टेम्परेचर है वो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है, जहाँ पे प्लांट की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है और उसका बेनिफिशली हम कहते हैं कि काफ़ी मतलब फ़ायदा होता है प्लांट को भी। और अगर आपने कोई क्रॉप वगैरह उगाई है, कोई ट्रीज़ वगैरह करवाएं ताकि फ्रूट वहाँ से मिल सके, तो बहुत अच्छा वो जो प्लांट है ग्रो करेगा। या हम कहते हैं कि कम से कम 5 to 10, यानी लीस्ट टेम्परेचर 5 to 10 होना चाहिए, तब वो थोड़ी बहुत ग्रोथ कर लेगा। और अगर टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होता है तो 40 तक तो वो आराम से जो है ना स्टैंड कर लेगा। लेकिन ये वो कंडीशन है कि यहाँ पे भी आपको स्लो ग्रोथ मिलेगी, यहाँ पे भी आपको स्लो ग्रोथ मिलेगी। लेकिन ये जो 25 से 30 वाला टाइम है, यहाँ पे हम कहते हैं कि वो बेस्ट ग्रोथ करता है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है वो ग्रोथ करेगा प्लांट। तो इसलिए ये टेम्परेचर होता है। तो टेम्परेचर में आपने याद रखना है कि 25 से 30 अगर उसको मिले तो बेस्ट ग्रो करेगा, लेकिन कम से कम 10 मिलना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 35 से 40। लेकिन वहाँ पर भी ग्रोथ स्टॉप कर सकती है, या प्लांट की हम यही कह रहे हैं कि वो डेथ भी हो सकती है। लाइट तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि ग्रोथ के अंदर इन्वॉल्व है, क्योंकि लाइट से मतलब है कि वो पार्ट लाइट का जो कि प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब लाइट तीन तरह से अफेक्ट कर सकती है, या तो इंटेंसिटी, या क्वालिटी, या ड्यूरेशन। इंटेंसिटी का मतलब होता है शिद्दत, यानी किस वेव लेंथ को, या किस हम कहते हैं कि शिद्दत के साथ वो वेवलेंथ जो है ना प्लांट पर पड़ रही है और वो प्लांट उसको अब्जॉर्ब करे। क्वालिटी का भी यही मतलब है कि वो ख़ास वेवलेंथ कितनी क्वांटिटी में आ रही है। और ड्यूरेशन का मतलब है कि कितना दौरानिया मिल रहा है प्लांट को सनलाइट से एक्सपोजर का। तो बेसिकली जो इंक्रीज़ इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है ना, ये इंक्रीज़ करती है सेल डिवीजन को। कि अगर इंटेंसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी तो प्लांट ज़ाहिर है ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करेगा, और ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करेगा, ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी तो वो ज़्यादा सेल डिवीजन करेगा। सो सिंपली हम कह देते हैं कि इंक्रीज़ इन इंटेंसिटी की वजह से सेल डिवीजन भी इंक्रीज़ होती है। फिर रेड लाइट जो होती है ये इलोंगेशन को फेवर करती है, ब्लू लाइट जो है सेल डिवीजन को फेवर करती है, और एनलार्जमेंट को यानी इलोंगेशन को रिटार्ड कर देती है। क्योंकि आपने ये याद रखना है कि रेड और ब्लू एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं, कि ब्लू लाइट सेल डिवीजन करवा रही होती है तो रेड लाइट क्या होती है, इलोंगेशन करवा रही होती है। और अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं ये इलोंगेशन को रिड्यूस्ड करती हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेल डिवीजन और नंबर ऑफ सेल बढ़े, ठीक है। और उसके बाद वो फिर इलोंगेशन होती है। तो हम ये कहते हैं कि जो लाइट का इफेक्ट होता है वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों तरह की जो ग्रोथ हैं ये स्ट्रक्चर पे बहुत ज़रूरी होती है। और इस फिनोमेना को हम फोटोपैराडिज्म कहते हैं, जो कि आप ऑलरेडी फोटोपैराडिज्म के टॉपिक में इन चीज़ों को डिस्कस कर चुके होंगे। फिर हम आ जाते हैं जी ऑक्सीजन के ऊपर, कि ऑक्सीजन सबसे सक्सेसफुल एक चीज़ है ग्रोथ के लिए, ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। विदाउट ऑक्सीजन कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती। ज़ाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन नहीं होगी तो इनमें फोटो रेस्पायरेशन नहीं होगी, या सिंपली रात के वक्त भी रेस्पायरेशन नहीं होगी। रेस्पायरेशन में प्लांट में रेस्पायरेशन का मतलब है मेटाबॉलिज्म। अगर रेस्पायरेशन नहीं है मतलब एटीपी नहीं है। एटीपी नहीं है मतलब कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं हो सकती, कोई ग्रोथ नहीं हो सकती। सो दैट्स वाई ऑक्सीजन की ख़ास क्वांटिटी ज़रूरी है। और अगर बहुत हाई सप्लाई ऑक्सीजन की हो जाएगी फिर भी ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है, क्योंकि हाई सप्लाई के अंदर ये इस तरह की कंडीशन O2 नेगेटिव एनायन बन जाता है, जो हर चीज़ को ऑक्सीडाइज करके स्ट्रक्चर डैमेज करता जाता है। सो फिर उसके बाद हमारे पास आती है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑब्वियसली फ़िक्स क्वांटिटी ज़रूरी है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो फोटोसिंथेसिस होगी। लेकिन बहुत हाई कंसंट्रेशन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की हो जाएगी तो उससे जो है वो नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि इससे क्या होगा कि बहुत हाई क्वांटिटी के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना बॉडी के अंदर एंटर होती है तो ग्रोथ जो है ना वो रिटार्ड हो जाती है। रीज़न क्या होता है कि अगर एक फ़िक्स क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड पड़ी रहेगी फिर तो फोटोसिंथेसिस होती रहेगी, फिर इस्तेमाल होता रहेगा। लेकिन जब CO2 की भी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी तो वो बेरेबल नहीं है, और बेरेबल ना होने की वजह से जो है ना प्लांट की ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है। ऐसा जिसका कोई साइंटिफिक लॉजिक तो नहीं है, लेकिन एक चीज़ यही मानी जाती है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना जब इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो ये ग्रोथ के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट जो है ना क्रिएट करना शुरू कर देती है, यानी प्लांट को बर्डनाइज कर देती है ओवर फोटोसिंथेसिस से। और आपको ये चीज़ याद होगी कि हर चीज़ की ना एक लिमिट होती है, हर चीज़ अपनी एक चेक एंड बैलेंस में अच्छी लगती है। इवन दो कि कार्बन डाइऑक्साइड भी फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, लेकिन हद से ज़्यादा अगर होगी तो जाहिर सी बात है कि वो इसमें नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट करेगी।
इसके अलावा हम कहते हैं कि वाटर तो बहुत ज़रूरी है सेल की इलोंगेशन के लिए, ग्रोथ के लिए। न्यूट्रिशन, ऑब्वियसली न्यूट्रिशन होगा तो प्लांट ग्रोथ होगी, न्यूट्रिशन नहीं होगा तो प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि न्यूट्रिशन होगा तो काम होंगे ना सारे। फिर हम कहते हैं इंटरनल फैक्टर्स में दो ही चीज़ें हैं, हार्मोन्स और विटामिन्स। हार्मोन्स आप पढ़ चुके हैं कि हार्मोन जो है वो इंडोल एसिटिक एसिड जो होता है, जिसको आप IAA का भी नाम देते हैं, ये सेल इलोंगेशन करवाता है, ठीक है। विटामिन्स जो होती हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि एज अ को एंजाइम भी काम कर रहे होते हैं, तो लाइट की प्रेजेंस में बहुत ज़रूरी है। अगर प्लांट को आप डार्क में भी रख देते हैं और विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो ज़ाहिर है इसका मतलब है कि को एंजाइम की डेफिशिएंसी हो गई है, और को एंजाइम की डेफिशिएंसी हो गई है तो जितने भी रिएक्शन हैं प्लांट्स के अंदर वो क्योंकि एंजाइमेटिक है, तो ज़ाहिर सी बात है कि प्लांट की ग्रोथ जो है ना वो इनहिबिट होती है। सो ये आपने याद रखना है कि विटामिन एज अ को एंजाइम काम कर रही है और हर रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है, तो अगर विटामिन कम हो जाएगा तो एंजाइम काम नहीं कर सकेगा, वो रिएक्शन नहीं हो सकेगा, जिससे ग्रोथ रिटार्ड होगी। सो ये लिंक आपने याद रखना है यहाँ से। फिर हम आ जाते हैं ग्रोथ कोरिलेशन के ऊपर। अब जो ग्रोथ कोरिलेशन है, अब हमने ये देखना है कि ग्रोथ जो है ना वो एक दूसरे से रिलेट कैसे करती है, कि एपिकल रीजन की अगर ग्रोथ हो तो वो लेटरल रीजन्स पे कैसे इफेक्ट डालती है, और अगर इनकी ग्रोथ हो तो ये कैसे इफेक्ट होता है। इस चीज़ को हम नाम देते हैं ग्रोथ कोरिलेशन का। यानी प्लांट के डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं ना वो जब ग्रोथ शो करते हैं तो एक दूसरे की ग्रोथ की वजह से उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। क्या पॉजिटिव इफेक्ट होता है कि सब अच्छे से ग्रो कर लेते हैं, या एक ग्रो कर रहा होता है और दूसरे की ग्रोथ रुक जाती है, इनहिबिट हो जाती है। ये लिंक जो होता है ना इसको कोरिलेशन का नाम देते हैं। सो हम ये कहते हैं कि प्लांट के अंदर जो होती है वो ग्रोथ डिफरेंट पॉइंट्स पर होती है, डिफरेंट रेट पर होती है और डिफरेंट डायरेक्शन में हो सकती है, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है कि एग्जांपल ऐसे है कि अगर हम कहते हैं कि प्लांट में ग्रोथ हो रही है तो रूट की डाउनवर्ड हो रही होती है और शूट की ज़ाहिर है कि ऊपर की तरफ हो रही है। तो हम ये कहते हैं कि प्लांट में एक ख़ास टाइम पीरियड पर ख़ास ऑर्गन की ख़ास डायरेक्शन के अंदर ग्रोथ होती है, जिसको, और ये आप इसमें रिलेट भी करते हैं तो उसको आप कोरिलेशन, ग्रोथ कोरिलेशन कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने यहाँ पे पढ़नी है, जो हर चीज़ को अफेक्ट करती है, वो है एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस का मतलब ये है कि प्लांट्स के अंदर ये जो आपको एपिकल बड नज़र आ रहा है, ये जो एपिकल बड होता है ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है ग्रोथ को। ये क्या करता है कि ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, इसको हम ऑक्सिलरी बड भी इसी वजह से कहते हैं। जब ये ऑक्सीजन रिलीज़ करना शुरू कर देता है तो हम ये ना एपिकल डोमिनेंस क्रिएट करते हैं, यानी सिर्फ टिप ही बढ़ती चली जाती है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं इनको न्यूट्रिशन नहीं मिलता, तो ये ग्रो नहीं कर सकते। जैसे आप देख सकते हैं कि ऊपर क्या है कि बड का साइज़ देखें वो कितना स्वेल हुआ पड़ा है, नीचे ब्रांचेस छोटी छोटी सी हैं और आगे कोई ग्रोथ भी नहीं कर रही, यानी लेटरल बर्ड्स इनहिबिट हो रहे हैं, उनकी कोई ग्रोथ नहीं हो रही। ये क्या चीज़ है, इसको हम एपिकल डोमिनेंस कह रहे हैं। तो हम एक एक्सपेरिमेंट में ऐसा किया गया कि एक्सपेरिमेंट में जब एपिकल बड वहाँ से रिमूव कर दिया गया तो जो ग्रोथ हुई लेटरल बर्ड्स की, हम ये कहते हैं कि अगर एपिकल बड रिमूव हो जाए तो जो ग्रोथ थी लेटरल बड्स की जो कि इनहिबिटेड थी, अब जो एक्टिव शूट होगी ना एपेक्स, वो कंट्रोल करती है लेटरल बड की डेवलपमेंट को। यानी अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है कि बड की वजह से एपिकल डोमिनेंस हुई पड़ी है और लेटरल बड्स की जो ग्रोथ है वो इनहिबिट हो रही है। लेकिन जहाँ पर हमने क्या किया है कि उसको ही रिमूव कर दिया, तो आप खुद देखें कि लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ जो है वो किस तरह से हो रही है। ये ग्रोथ देख लें और ये ग्रोथ देख लें, ठीक है। इसी तरह इसकी ग्रोथ देख लें और यहाँ पे ग्रोथ देख लें तो कितना ज़्यादा फ़र्क आता है। तो कहने का मकसद ये है कि जब जो एपिकल बड होता है, जब ये ऑक्सीजन रिलीज़ करता रहता है तो ये इनहिबिट कर देता है लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ को, और इसी चीज़ को हम एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। लेकिन थायमैन और शकूग ने 1934 में जो है ना एक एक्सपेरिमेंट किया एपिकल डोमिनेंस के लिए, जिसमें हम कहते हैं कि जो ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो रहा था एपिकल बड से, क्योंकि ये इनहिबिट कर रहा था लेटरल शूट की ग्रोथ को, तो इसी को हम नाम क्या देते हैं, इनहिबिटरी इफेक्ट। लेकिन जब आप इस तरह से एपिक्स को रिमूव कर देते हैं तो फिर आपके पास जो लेटरल बड्स हैं वो आसानी से ग्रो कर सकते हैं, और इसको हम नाम देते हैं कंपनसेटरी इफेक्ट, यानी अब वो कंपनसेट हो गए और आसानी से वो ग्रोथ कर सकता है। तो रिसर्चेज ने ये चीज़ शो की है कि ना सिर्फ ऑक्सीजन एपिकल डोमिनेंस में इन्वॉल्व होता है, बल्कि साइटोकाइनिन भी जो है एपिकल डोमिनेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कि बहुत सारे केसेस में अगर साइटोकाइनेंस आप डायरेक्टली उस बड के ऊपर अप्लाई कर दें, यानी एपिकल बड पड़ा रहे आप उसको ना छेड़ें, और साइटोकाइनिन आप लेटरल बड्स पर जो है ना अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, तो क्या होता है कि जो इनहिबिटेड बर्ड थे अब वो रिलीज़ हो जाएंगे इस एपिकल डोमिनेंस से, और वो आसानी से जो है ना वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि उनके ऊपर अब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह अगर हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं कि एपिकल डोमिनेंस की, तो हम ये कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये टैप रूट की डेवलपमेंट के अंदर, और इनहिबिट कर देती है लेटरल बर्ड्स को या लेटरल रूट्स को, लाइक पोटैटोज़ के अंदर स्पेशली, जहाँ पर सिंथेटिक ऑक्सीजन फिर अप्लाई किया जाता है इसी मकसद के लिए। और उस केसेस में क्या होता है कि ये जो, और पोटैटो वाले केस में क्या होता है कि जो स्प्राउटिंग ऑफ आइज़ है वो प्रिवेंट की जाती है
अप टू 3 ईयर्स जो है ना इसको किया जा सकता है। अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि लेट्स से हमने ये कहा है कि छोटी सा ऊपर एक ना मेन आप कह सकते हैं कि छोटी सी एक बेल की तरह की एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें पोटैटो ग्रो करता है और बेसिकली पोटैटो जो होते हैं ना वो अंडरग्राउंड इस तरह से ग्रो कर रहे होते हैं। अगर ये टैप रूट अच्छी ग्रो करेगी, ज़ाहिर सी बात है, तो तभी इसके साथ जो है वो पोटैटो यहाँ पे लग सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। अगर यहाँ जो लेटरल ब्रांचेस शुरू हो जाएंगी तो फिर तो प्लांट अपनी ब्रांचिंग ही करता रहेगा, वो कभी पोटैटो तो नहीं उगाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि एपिकल डोमिनेंस हर दफ़ा नेगेटिव नहीं होती, बल्कि समटाइम्स इसके काफ़ी अच्छे और पॉजिटिव इफेक्ट भी होते हैं कि एपिकल बड होने की वजह से ये लेटरल ब्रांचिंग नहीं होती है और इससे क्या होता है कि टैप रूट अच्छे से डेवलप हो जाती है और साथ साथ पोटैटो लगना शुरू हो जाते हैं। और पोटैटो के ऊपर जो बड्स बनते हैं, छोटी छोटी वो आंखें बन रही होती हैं जिनसे आगे लेटरल ब्रांचेस निकलती हैं, वो चीज़ें भी इनहिबिट की जाती हैं। और बाकायदा पोटैटो को जब सेपरेट कर लिया जाता है तो उसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा ऑक्सीजन अप्लाई किया जाता है ताकि उनकी जो बर्ड्स हैं या छोटी छोटी आइज़ होती हैं उसके ऊपर, तो वो स्प्राउट ना करें, वहाँ से ब्रांचेस ना निकलें और पोटैटो को फॉर अ लॉन्ग टाइम जो है वो स्टोर किया जा सकता हो। सो ये चीज़ बेसिकली जो है ग्रोथ कोरिलेशन में आती है। मैं आपको थोड़ा सा और समराइज़ कर देती हूँ। ग्रोथ कोरिलेशन का मतलब ये होता है कि प्लांट जो होते हैं ना, इनके डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट तरीके से डेवलपमेंट करेगा और हर एक पार्ट दूसरे पार्ट को अफेक्ट कर रहा होता है, यानी उनकी ग्रोथ आपस में लिंक होती है और इसी ग्रोथ लिंक को हम ग्रोथ कोरिलेशन कहते हैं। अब एपिकल डोमिनेंस हमने पढ़ी है कि अगर एपिकल बड जो है वो रहेगा तो लेटरल बड ग्रो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एपिकल बड ऑक्सीजन रिलीज़ करेगा और वो सिर्फ एपिकल रीजन को बढ़ाता चला जाएगा, लेंथ बढ़ती चली जाएगी, लेकिन सराउंडिंग से कोई जो है ना ग्रोथ नहीं होगी। और अगर आप इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं तो कंडीशन क्या होगी कि कंपनसेटरी इफ़ेक्ट हो जाएगा और उसके रिज़ल्ट में लेटरल जो पार्ट्स हैं वो आसानी से ग्रो करना शुरू कर देते हैं। और यही एक्सपेरिमेंट देखा गया कि अगर आप बात करते हैं कि आप लेटरल बर्ड एपिकल बर्ड को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, उसका इनहिबिटरी इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा और लेटरल बर्ड्स आसानी से ग्रो करना शुरू कर देंगे, तो ये कंपनसेटरी इफेक्ट हो जाएगा। अब ये चीज़ की जाती है, लेकिन इस चीज़ का हम कहते हैं कि हमेशा नुकसान नहीं होता बल्कि फ़ायदा भी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर टैप रूट जो है वो मैच्योर हो जाएगी और एपिकल बड वहाँ पर मौजूद है, तो फिर वहाँ पर अब फ्रूट लगना शुरू हो जाएगा, यानी पोटैटो लगना शुरू हो जाएगा। वो मैच्योर होगा और आपकी यील्ड अच्छी होगी। तो इस मकसद के लिए सिंथेटिकली भी उसके ऊपर ऑक्सीजन अप्लाई किया जाता है। और क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो ज़ाहिर सी बात है लेटरल रूट डेवलप होना शुरू हो जाएंगी, वो रूट ही बस प्रोलिफरेट करती रहेगी, ग्रो करती रहेगी, आपका पोटैटो तो ऊपर नहीं उगेगा। तो इसलिए क्या होता है कि फिर जो है ना, जब पोटैटो को वहाँ से सेपरेट किया जाता है तो फिर अगेन पोटैटो के ऊपर ऑक्सीजन थोड़ा सा अप्लाई कर दिया जाता है ताकि लेटरल आइज़ जो हैं वो वहीं पर इनहिबिट हो जाएँ और 3 से 4 साल 5 साल तक आप उस पोटैटो को आसानी से स्टोर कर सकते हैं। यानी आपकी वेजिटेबल्स और फ्रूट को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए जो है वो पोटैटो के अलावा भी जितने भी हम वेजिटेबल फ्रूट यूज़ करते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन अप्लाई किया जाता है ताकि वो फ्रेश रहें फॉर अ लॉन्ग टाइम और फॉर अ लॉन्ग टाइम उनको यूज़ किया जाए। ख़ासकर ये काम कब किया जाता है? जब लॉन्ग ट्रांसपोर्ट करानी होती है, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जाती है एक मुल्क से दूसरे मुल्क। अगर चीज़ भिजवानी है तो ज़ाहिर सी बात है कि ये फिर ऑक्सीजन अप्लाई किया जाता है ताकि फ्रूट हो या चाहे वेजिटेबल हो वो फ्रेश रहे। सो दैट वाज अबाउट टुडेज़ लेक्चर। फिर इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन भी बता देती हूँ कि यहाँ से आपको कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं एंड हाउ यू हैव टू प्रिपेयर दिस। सबसे पहली चीज़ तो आपने ये याद रखनी है कि आपको क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो वो लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझा दिया। फिर आपको क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर एपिकल मेरिस्टेम्स, हाउ दे ब्रिंग अबाउट द ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन ये वाला लिख लेना है। फिर आपको क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एपिकल मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। तो आपने कंपेयर कर लेना है। फिर आपको क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, व्हाट आर इंटर कैलरी मेरिस्टेम्स, व्हाई दे आर टेम्परेरी इन नेचर। तो फिर आपने ये बता देना है, क्योंकि जाहिर सी बात है लीव और फ्लावर एक हद तक लगते हैं ना, पूरी ज़िंदगी वो लीव और फ्लावर तो नहीं लगाता रहेगा। फिर इसके बाद आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ। तो ये आप कर सकते हैं कंपैरिजन में। फिर यहाँ पर आपको क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर डिफरेंट फेजेस ऑफ ग्रोथ, डिस्कस दैम। तो इस तरह से ये चारों फेजेस आप वहाँ पे शॉर्ट करके लिख सकती हैं, ठीक है। और यहाँ से आपको आ सकता है क्वेश्चन, एनलिस्ट सम फैक्टर्स दैट अफेक्ट द ग्रोथ कंडीशंस इन प्लांट्स। तो ये एक क्वेश्चन के पार्ट के तौर पे, यानी लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट के तौर पे आपको आ सकता है। तो एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स आप लिख सकते हैं। या ये भी आ सकता है, हाउ टेम्परेचर इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट, हाउ वुड लाइट अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट आर द इंटरनल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ठीक है, ये भी आ सकता है। या यूँ भी क्वेश्चन किया जा सकता है, एनलिस्ट सम एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर आपसे यहाँ से ये क्वेश्चन किया जा सकता है, डिफाइन ग्रोथ कोरिलेशंस, हाउ एपिकल डोमिनेंस इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स।
ठीक है। डिफाइन ग्रोथ कोरिलेशन, हाउ एपिकल डोमिनेंस इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ लिटिल बर्ड्स। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज़ एपिकल डोमिनेंस, हाउ इट इफ़ेक्ट द ग्रोथ ऑफ लिटिल बर्ड्स एंड इन विच केसेस इट कैन बी एडवांटेजियस या इट कैन बी बेनिफिशरी। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। यानी पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ ग्रोथ कोरिलेशन, हाउ एपिकल डोमिनेंस अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ लिटिल बर्ड्स। तो आपने सारा लिखना है कि ग्रोथ कोरिलेशन ये होता है और ये सारा, ठीक है। दूसरे में आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ एपिकल डोमिनेंस एंड हाउ इट अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ लिटिल बर्ड्स एंड इन विच केस इट कैन बी बेनिफिशरी। तो आपने पहले ये बताना है एपिकल डोमिनेंस होती क्या है, फिर आपने ये सारा नीचे वाला बताना है, यानी आपने ऊपर वाली 3 लाइन छोड़ के एपिकल डोमिनेंस का बता देना है कि ये क्या होती है, फिर आपने ये सारा बता देना है, फिर आपने ये वाली चीज़ बतानी है जहाँ पे लिखा हुआ है as far as practical application of apical dominance is concerned, it play important role in taproot development and inhibition of sprouting of eyes in potato. In latter case, sprouting of eyes is prevented and stored period is increased from 1 to 3 years. तो इस तरह से बेनिफिशरी हो सकता है, ठीक है। सो ये आपका क्वेश्चन जो था यहाँ से इस टॉपिक में था। आई होप कि आपको जो है वो लेक्चर की समझ आ गई होगी एंड साइड बाय साइड आपने जो है इनकी जो है क्वेश्चन भी नोट किए होंगे अभी। सो यहाँ पे ये वाली जो डायग्राम आप स्क्रीन पे नज़र आ रही है डिफरेंट जोन्स की, ये आपने ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। जो अगर आपको ये जो फेजेस ऑफ ग्रोथ है किसी लॉन्ग के पार्ट के तौर पे आ गया तो आपने ये पे लाजमी बनाना है ताकि आपका क्वेश्चन अच्छी तरह से जो है ना वो क्लियर हो जाए। इसके अलावा अगर आपको ग्रोथ कोरिलेशन का लॉन्ग क्वेश्चन आता है सो डेफिनेटली आपने इस डायग्राम की भी प्रैक्टिस करनी होगी, तभी पता चलेगा ना कि आप किस सिचुएशन की बात कर रहे हैं। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक।